हेलो एवरीवन, आर्मी सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से है और बायोलॉजी से इसलिए है क्योंकि आने वाले जितने सारे एग्जाम हैं उसमें साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस से। और साइंस में 3 पार्ट हो गया है ना, एक है जीव विज्ञान, एक है रसायन शास्त्र, एक है भौतिकी शास्त्र। ठीक है, 3 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, 3 सब्जेक्ट है जिसमें से आज बायो करवाऊंगी। बायो में जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा हो उसकी चर्चा आज हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है, पहला जो है वो क्या है, कुछ विज्ञान की, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। इससे क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये मिलान के लिए आता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो पहला देखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से। ठीक है, सेरीकल्चर तो रेशम कीट से, पीसीकल्चर तो मत्स्य पालन से। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी जो है वो कवक का अध्ययन करता है, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन करता है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन करता है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है ना, तो डेंड्रोलॉजी जो है वो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऑफियोलॉजी, तो सर्पों का अध्ययन है। सोरोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर काष्ठ पेड़ों का संवर्धन होता है और वृद्धि होता है। हॉर्टिकल्चर क्या है, तो उद्यान विज्ञान का फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन होता है। और फ्लोरिकल्चर तो कल्चर होता है यानी कि खेती होती है। ठीक है, ओके। एग्रोस्टोलॉजी जो है, एग्रोस्टोलॉजी जो है घास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स जो है वो पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये क्या है, ये भी मिलान करने के लिए आता है, जैसे कि जीव विज्ञान, जैसे आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, कोश का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें ये है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो मेंडल ने दिया है ना। मटर के दाने पे अपने आनुवंशिकता के सिद्धांत का अध्ययन किया था। ठीक है, ये गार्डन मटर था। सेकंड हम देखेंगे जीव विज्ञान, ये जीव सिद्धांत, तो क्या है, डी.एच. मॉर्गन ने किया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट है, हार्गो डी ब्रिज है। कोश का सिद्धांत स्लाइडेनसॉन 16वीं शताब्दी में। जीव द्रव का जो सिद्धांत है वो हार्टविग है ना, याद रखिएगा। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लैमार्क ने किया, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो है नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का। ओके, द्विनामपत्ति कैरोलस लिनियस का है, कैरोलस लिनियस का, ये इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद डीएनए द्विकुंडल मॉडल जो है वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब क्वेश्चन जो है करा रही हूँ, ये सब क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। ठीक है, साइंस से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इससे जरूर लड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैज्ञानिक नाम, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम का मतलब क्या होता है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का अगर साइंटिफिक नाम हम देखते हैं, वर्ल्ड स्तर पे भी देखते हैं, तो क्या है, होमोसेपियंस है, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, होमोसेपियंस ये मानव का है। ठीक है, मेढक का क्या है, तो राना टिग्रिना है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का कैनिस फैमिलीज है। गाय का बोस इंडिकस है। ठीक है, मक्खी का क्या है, हाउस फ्लाई का तो मस्कोवा डोमेस्टिका है। ठीक है, याद रखेंगे। आम का मैंगीफेरा इंडिका इंपॉर्टेंट है। धान का ओराइजा सटीवा। फिर गेहूं का है टेट्रिकम एस्टीबियम। मटर का पीसम सैटिवियम। चना का सीसर एस्टीबियम और सरसों का ब्रासिका कंपिस्टिस है। ओके, तो इसे हम याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो जैसे कि हम देखेंगे कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक जो है वो क्या है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कोशिका भित्ति। और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि पेड़ पौधे। ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, इसे देखेंगे। उसके बाद देखते हैं इंडोप्लाज्मिक है ना, इंडोप्लाज्मिक तो अनुपस्थित होता है, ये उपस्थित होता है। राइबोसोम तो 70 प्रकार के होते हैं और ये 80 प्रकार के होते हैं, है ना। गोल्जी कॉय अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो ठीक है, ये सब हम देख लेंगे।
नेक्स्ट है, यहाँ पे ये देखेंगे कि डीएनए जो होता है एकल सूत्र के रूप में होता है, ठीक है, और यहाँ पे पूर्ण विकसित अवस्था में होता है, तो इसे देख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक केंद्रिका है, कोशाभिका है, श्वसन है, तो इसे हम देख लेंगे। ओके, जैसे लिंग यहाँ पे दिया है ना लिंग प्रजनन, तो यहाँ नहीं पाया जाता, यहाँ पाया जाता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण तो थाइलेकाइड में होता है और ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट आप समझ गए ना कि पेड़ की पत्ती जो होता है ना, ठीक है। और ये क्या है, कोश का विभाजन तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और यहाँ पे क्या है अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए आरएनए में अंतर है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए क्या है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, और इसमें क्या होता है राइबोज शर्करा होता है। इसमें बेस जो होता है वो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस जो बेस होता है थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे आएगा। यह मुक्ता केंद्रक में पाया जाता है, और ये क्या है कि केंद्रक है कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ओके, तो ये आरएनए है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे कि आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन है ना, तो डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, यानी बनता है। इस प्रक्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी आरएनए डीएनए संकर का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे। और आपको पता है कि आरएनए में क्या है थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, ठीक है, कि जैसे कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए मतलब स्मॉल आरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। आप इसे याद रखिएगा, स्मॉल आरएनए, ठीक है, ये क्या करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए है ना, ये ट्रांसफर आरएनए क्वेश्चन आ चुका है ना, तो प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोमल पर लाते हैं जहाँ प्रोटीन बनता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं, तो प्रोटीन बनने की अंतिम जो प्रक्रिया होती है ट्रांसलेशन कहलाती है, ठीक है। एमआरएनए तो मैसेंजर आरएनए होता है ये, ठीक है, और ये केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश को लेकर एमिनो अम्ल को पहुंचाने में चुनने में मदद करता है, तो इसे हम याद रखेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मैं वही करा रही हूँ जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पादप और जंतु कोशिका में अंतर, ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन और आगे भी आएंगे, ठीक है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे पादप कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है ना, पादप कोशिका मतलब क्या है पेड़ पौधे है ना, और यहाँ पे कोशिका भित्ति जो होती है अनुपस्थित होती है जंतु में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो लवक पाए जाते हैं है ना, और इसमें लवक जो है अनुपस्थित होता है। तारिकाय है ना, सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं अनुपस्थित होता है, और इसमें तारिकाय जो हो सेंट्रोसोम होता है उपस्थित होता है। रिक्तिका तो वैल्यू का होता है ना, बड़ी होती है, और रिक्तिका जो होती है इसमें छोटी होती है। इसका जो इसमें है इसका जो पादप कोशिका है ना, तो इसका आकार लगभग आयताकार होता है, ध्यान रखेंगे। ओके, और इसका आकार वृत्ताकार होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता। तो कोशिकीय अंग क्या है, तो केंद्र के जो खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन है ना, रॉबर्ट ब्राउन है। क्लोरोप्लास्ट का स्पिंचर है, ठीक है, तारकाय का बोगरी है, गोल्जी कॉय का जॉर्ज गोल्जी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऑल्टमैन है, याद रखना है। उसके बाद है क्रोमेटिन का फ्लेमिंग है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो करा रहे हैं। फिर केंद्रिका का है फोन्टाना, क्रोमोसोम का हाफ मिश्र, ठीक है, अंत द्रव्य जालिका का पॉटर, लाइसोसोम का सीडी दुबे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है जीव द्रव का डूजा डीन है, और राइबोसोम का पैलेड है, केंद्रिक और केंद्र कला का हार्ट बीज है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, ये हम अंतर देखेंगे, ठीक है। तो जो विभाजन है समसूत्री विभाजन और सूत्री में, तो ये क्या है, समसूत्री यह विभाजन कार्य की सोमैटिक शेल में होता है, ठीक है, और अर्धसूत्री में क्या होता है, अर्धसूत्री में जो होता है जनन कोशिका में होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसका विभाजन कम समय में हो जाता है, ठीक है, और इसमें अधिक समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका विभाजन के द्वारा एक कोशिका दो कोशिकाएं बनती है, ठीक है,
और इसमें क्या है, इस कोशिका में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि संतति कोशिका में जनन, जैसे संतति कोशिकाओं में जन को गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक रूप से विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। ठीक है, इसके बाद है 5 नंबर की, इसमें गुणसूत्र के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ठीक है, तो इसे देख लेंगे। इसके बाद है इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स नाम दिया है, इसका उपयोग किया है। जोहानसेन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। फोनाटाइप क्या है, तो जीवधारियों के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जीनोटाइप क्या है, जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप होता है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे, जीनोटाइप किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शैवाल। ठीक है, एलगी देखेंगे तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं ना, फाइकोलॉजी कहते हैं। और ये क्या है, शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त होता है, संवहन उत्तक रहित होता है, आत्मपोषी होते हैं। ठीक है, और इसका जो शरीर होता है शुकाय सदृश होता है ना, विजुअल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाभदायक कौन कौन से शैवाल हैं, तो जैसे भोजन में हम कौन कौन से शैवाल को यूज करते हैं, तो फोरफाइरा है ना, अल्बा है, सरगाशन है, लेमिनेरिया है, नॉस्टॉक है। लेमिनेरिया और नॉस्टॉक जो है इम्पोर्टेंट है आयोडीन के लिए, तो लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, एक्लोनिया है। ठीक है, खाद के रूप में तो नॉस्टॉक, एनाबिना और कैल्प का प्रयोग किया जाता है। औषधि बनाने में तो क्लोरेला का, है ना, क्लोरेला का प्रयोग होता है। उसके बाद लेमिनेरिया को टिंचर आयोडीन बनाने में प्रयोग होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अनुसंधान में कौन से सवाल का प्रयोग होता है, क्लोरेला, एसिटेबुलिरिया और बेलोनिया का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्लोरेला, है ना, तो क्लोरेला जो शैवाल है अंतरिक्ष यान के कैबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराने और जल और ऑक्सीजन प्राप्त कराने के लिए इसका यूज किया गया है, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि तनों का रूपांतरण, है ना, भूमिगत तने और उसके उदाहरण, तो जैसे कि कंद है ना, कंद है तो आलू जो है वो किस भूमिगत तने में आता है, तो कंद में आता है। ठीक है, धनकंद भूमिगत तने जो है वो उसका बंडा होता है या केसर होता है। शलकंद का प्याज और प्रकंद का हल्दी और अदरक होता है, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि फल जो है जैसे सेब है, सेब जो क्या है, ये फॉल्स फ्रूट है ना, असत्य फल है। तो सेब जो है पुष्पासन, खाने योग्य भाग, नाशपाती पुष्पासन है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा ये बताते होते हैं, इंपॉर्टेंट जो है जैसे नारियल भोजन का पोष है, बोनपोष है, टमाटर का फल वित्तीय बीजांडसन है, केला का, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो लीची है ना, लीची का कौन सा भाग खाते हैं, तो एरियल भाग खाते हैं। ठीक है, उसके बाद नारंगी का जूसी है, ये सब देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फल का निर्माण, है ना, तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ठीक है, संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है सरल फल जिसके अंतर्गत अमरूद आता है ना, अमरूद आता है और केला आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है पुंज फल, है ना, एग्रीगेट फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी होता है। और एक होता है ग्रंथित फल होता है, कंपोजिट फ्रूट होता है जिसमें कटहल होता है, सहतूत होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि असत फल क्या क्या होता है, तो कुछ फलों के निर्माण में क्या होता है, बाह्यदल, है ना, बाह्यदल पुंज, दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को क्या बोलते हैं, ये कहते हैं असत फल कहते हैं। और इसका उदाहरण कौन सा है, तो सेब है, कटहल है। ओके, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पौधे में तत्वों की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे आम और बैगन में जस्ते की कमी से लिटिल लीफ नामक रोग होता है। ओके, लिटिल लीफ। उसके बाद देखते हैं नींबू में डाईबैक रोग तांबे के कारण होता है, नींबू में लिटिल लीफ तांबे के कारण, फूलगोभी में ब्राउनिंग लीफ बोरॉन के कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो कराना है। तो मटर में मार्स रोग होता है, ठीक है, मैग्नीज के कारण। लीची में पत्ती का जलना पोटेशियम, धान में खैरा रोग, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ता के कारण।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो है ना, वो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मक्का में व्हाइट वर्ड जो होता है वो जस्ता के कारण, चुकंदर में हार्ट रॉट रोग होता है बोरॉन के कारण। ठीक है। तो देखिए, आलू में हार्ट रॉट रोग जो होगा वो ऑक्सीजन की कमी और चुकंदर में बोरॉन की कमी। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ये कि ये कुछ तत्व हैं, ठीक है, और उसके कुछ उदाहरण है। जैसे कि सबसे बड़ा आवृतबीजी जो वृक्ष है वो क्या है, तो यूकेलिप्टस है ना, यूकेलिप्टस जो पानी बहुत सोखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष जो है सिकोया है ना, सिकोया है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है कि सबसे छोटा आवृतजीवी पौधा कौन सा है, तो ये जो है ये लेमना है, ये जलीय आवृतजीवी है जो भारत में भी पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे बड़ी पत्ती वाली पौधा विक्टोरिया रिजिया है। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा बीज तो कोकोडीमर है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटे बीज आर्किड का होता है, ये याद रखना है आपको। सबसे छोटा टेरिडोफाइट तो एजोला है, ये एक जलीय पादप है। ठीक है। और सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया है। और सबसे छोटा पुष्प अगर बात करें तो बुल्फिया है, इसे याद रखना होगा। ठीक है। उसके बाद है ये देख लीजिए कि सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस होता है ना, ये एक नग्नबीजी पादप है। उसके बाद सबसे बड़ा बीजांड तो साइकस का होता है ना, साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन है उसके रासायनिक नाम है, उसे कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले विटामिन ए है ना, विटामिन ए है, रेटिनॉल है, रतौंधी होता है, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जीरोथैल्मिया रोग होता है, जीरोथैल्मिया रोग। ठीक है। उसके बाद है विटामिन बी 1, इसका रासायनिक थाइमिन है, बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 जो है राइबोफ्लेविन होता है, त्वचा का फटना, आंखों का जलना। ये विटामिन बी 3 क्या है, निकोटीना है ना, नियासिन है या निकोटिनामाइड है, इसे प्लेगरा होता है, जिसको बोलते हैं पांडु रोग है ना, या तो 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं, उसे हम याद रखेंगे। उसके बाद है विटामिन बी 5 पैंटोथेनिक अम्ल होता है, बाल सफेद हो जाना, मन बुद्धि का होना। विटामिन बी 6 पैराडॉक्सिन है ना, पैराडॉक्सिन है, और एनीमिया तथा त्वचा रोग होता है। विटामिन बी 7 जो है ये क्या है, तो बायोटीन है ना, बायोटीन की कमी से बाल का झड़ना होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन बी 12 तो फॉलिक अम्ल है, एनीमिया पेचिस रोग। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन है, एनीमिया है, अब पांडु रोग है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पांडु रोग नहीं होगा, जो यहाँ पे पांडु रोग बताएं वो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है विटामिन सी स्कारबिक एसिड है ना, तो स्कर्बी है मसूड़ का फूलना। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनिन। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जरूर याद कर लीजिएगा, मिलान के लिए आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इसके संस्थान है, एक संस्थान है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय पोषण में अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो मैसूर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है वो लखनऊ में। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ओके, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है कि परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से रोग हैं, है ना। तो इसमें हम देखेंगे जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया से होने वाले रोग क्या है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी है, और इसे मादा एनोफिलिस के मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, इसे प्रभावित अंग तो तिल्ली है, आरबीसी है। नेक्स्ट है पायरिया किस में होता है, मसूड़े में होता है ना, और ये एंटी अमीबा जिंजीवेलिस के द्वारा होता है। ठीक है, ये परजीवी का नाम है। सोने की बीमारी तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, ट्रिप्नोसोमा है ना। पेचिस क्या है, तो आंत प्रभावित होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये परजीवी का नाम है। उसके बाद हम देखते हैं काला ज्वर है ना, तो अस्थि मज्जा प्रभावित होता है, लिस्मेनिया डोनावाली, और इस क्या है, ये बालूमक्खी के द्वारा वाहक होता है, इस बालूमक्खी के द्वारा ही होता है ये बीमारी। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग तो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला है टिटनस जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्लास्ट्रीडियम टेटेनी है। हैजा का आंत प्रभावित होता है ना, आंत विब्रियो कॉलेरी।
उसके बाद टाइफाइड, आंत प्रभावित होता है। सैलामोना टाइफी होता है। क्षय रोग होगा, फेफड़ा प्रभावित होगा टीबी से। मैक्टोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये है बैक्टीरिया का नाम, इसे हम याद रखेंगे। डिप्थीरिया श्वसन नली है, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी है ना। प्लेग, तो प्लेग से प्रभावित अंग क्या है, तो फेफड़ा है। कारब है दोनों पैरों के बीच, ठीक है। पेस्चुरेला पेस्टिस है, काली खांसी का श्वसन तंत्र है। हिमोफिलस है, पर्टुइस है, निमोनिया का फेफड़ा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। कोढ़ जो है ना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और त्वचा, मैक्टोबैक्टीरियम लेप्री, गोनोरिया का मूत्र मार्ग है ना, नाइसीरिया गोनोरियाई। उसके बाद सिफिलिस है, सीसन में होता है, ठीक है। इसको वो है, ये बैक्टीरिया का जो नाम है वो है टैपोनमा पैलिडम, ठीक है। और उसके बाद है पेप्टिक अल्सर, अल्सर जो होता है वो छोटी आंत प्रभावित होता है ना। और हेलिकॉप्टोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। तो इसे हम याद कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है ना, कि बैक्टीरिया से उससे जोड़ के पूछता है। जैसे कि टिटनस से होने वाले बैक्टीरिया क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है, तो उससे जुड़े हुए पूछेंगे, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि वायरस से होने वाले यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो जैसे एड्स है, तो एड्स में क्या होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। तो एड्स जो होता है वो HIV विषाणु है, और ये प्रतिरक्षा WC जो है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो प्रभावित होती है, कमजोर हो जाती है। उसके बाद क्या है, देखो WBC का क्या काम क्या है, कि हमारे जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करना, ठीक है। तो ये उसी को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं डेंगू ज्वार है, तो संपूर्ण शरीर खासकर तो सिर है, आंख और जोड़ों में दर्द होती है। और ये जो वायरस का नाम है अरवो वायरस है ना। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, डेंगू ज्वार जो है हड्डी तोड़ बुखार है, ठीक है। उसके बाद पोलियो है, पोलियो इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, मिक्सो वायरस है। चेचक जो है संपूर्ण शरीर होता है, वेरियोला वायरस। छोटी माता संपूर्ण शरीर, वेरियोला वेरिसेला, ठीक है। वेरियोला वेरिसेला बड़ी और छोटी। उसके बाद हम देखते हैं गलसोत है ना, गलसोत है, तो ये है पैराथायराइड ग्रंथि। खसरा संपूर्ण शरीर प्रभावित है ना। मार्बिले वायरस है। ट्रैकोमा आँख की बीमारी है। उसके बाद हम देखते हैं पीलिया है ना, पीलिया हो गया, या पीलिया से क्या होता है, यकृत प्रभावित होता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र, रेप्टोवायरस होता है। मेनिंजाइटिस, ये देखिए प्रभावित अंग मेनिंजाइटिस का मस्तिष्क है। हर्पिस का त्वचा है, ठीक है, हर्पिस से है। कोविड-19 जो 2020-21 में आया था, गला और फेफड़ा प्रभावित होता है। ACRS CoV-2 वायरस का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पे आविष्कार और आविष्कारक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो जैसे कि हेम्योपैथिक के आविष्कार, तो हेम्योपैथिक के आविष्कार जो है वो हनीमैन है ना। ओपन हार्ट सर्जरी के वॉल्टर हीलेहल है। प्रथम परख नली शिशु के एडवर्ड स्टेप्टो है। एंटीजन के लैंडस्टेनर, क्लोरोफॉर्म के हैरिसन एंड सिम्पसन, ओके। टेरामाइसिन का फिनेल है। डायबिटीज का बेंटिंग है। पोलियो वैक्सीन का जॉनसवॉल्क है। बैक्टीरिया का ड्यूवेनहॉक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट है RNA का, तो जेम्स वाटसन एंड ऑथर अर्विन, ठीक है। परजीवी मलेरिया या चिकित्सा का रोनाल्ड रॉस है। विटामिन ए जो है विटामिन ए जो है जंपिंग चिंग, ये इंपॉर्टेंट है। बारबरा मैक्लिंटॉक का, ठीक है। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत का जैकब मोनार्ड है। DNA का संश्लेषण कॉर्नबर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वर्णवाद का चार्ल्स डार्विन है ना। सिलेक्शन ऑफ द थ्योरी। और फिर ये है स्टेथोस्कोप का लैनिक है। चेचक का एडवर्ड जेनर, ठीक है। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन जो है वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। होम्योपैथिक का हाइनेमैन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पुनरावर्तन सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट हैकेल। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार हैंसेन ने किया है, ओके। रेबीज टीका लुइस पास्चर ने किया। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का तो लिस्टर ने किया है, ओके। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज एम फ्लेमिंग ने किया है, तो इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं
कि चिकित्सा संबंधी जो आविष्कारक है ना, जैसे कि विटामिन के आविष्कार तो फंक ने किया है, विटामिन बी तो मैकुलन ने किया, विटामिन डी तो हॉपकिंस ने किया है, स्ट्रिप्टोमाइसिन का बॉम्समैन ने किया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी मछली है, कौन सी मछली नहीं है। जैसे मछली के नाम तो वर्ड में होते हैं पर वो मछली होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे कि वेल फिश जो है ये स्तनधारी है ना। क्रे फिश ऑर्थोपोडा है ना, ऑर्थोपोडा है। कटल फिश फिश तो है पर मोलस्का है। ठीक है, डेविल फिश वर्ड के साथ है तो मोलस्का है। जेली फिश सिलेंट्रेटा है। सिल्वर तो इंसेक्टा है ना। स्टार फिश तो इकाइनो मोडमेटा है। ठीक है, फिर रेजन फिश है, मोलस्का है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वास्तविक मछली मतलब मछली है, तो हम देखेंगे डॉग फिश है ना, डॉग फिश है। उसके बाद अश्वमीन है, फुसफुस मीन है, बाघ मीन है, विद्युत मीन, उड़न मीन, मच्छर मीन है ना, मूस मीन। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये उपकरण का नाम है। ठीक है, प्रमुख चिकित्सीय उपकरण का नाम है। जैसे पेस मेकर का यूज कहाँ होता है, तो पेस मेकर का यूज होता है हृदय गति को कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाना। सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, संपूर्ण शरीर में किसी भी असमान विकृति जो उत्पन्न हो जाती है उसकी जांच करना, उसका पता लगाना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो ये हृदय से संबंधित है, हृदय में असमानताओं को पता लगाने में। ऑटो एनालाइजर क्या है, तो ग्लूकोज है, यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने में। उसके बाद है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, तो मस्तिष्क की विकृतियों को पता लगाने में। उसके बाद एमआरआई, तो ये तो पता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एमआरआई है ना, संपूर्ण शरीर में असमान विकृति का पता लगाना। तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, मिलान के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जीव विज्ञान की विभिन्न जो शाखाएं हैं उसके जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के अरस्तु है ना। चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस हैं। आनुवांशिकी के जे मेंडल हैं। ठीक है, याद रखें मेंडल। उसके बाद देखेंगे अनुवांशिकी जो है वो मेंडल है। सूक्ष्म जैविकी के लुइस पाश्चर हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच है ना। उसके बाद विकिरण अनुवांशिकी का H.J. मूलर है। तुलनात्मक रचना का जी क्यूबियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि आधुनिक आनुवंशिकी के तो बैटसन है। ठीक है, जेरेंटोलॉजी तो जेरेंटोलॉजी का वाल्डीमीर है। ठीक है, जेरेंटोलॉजी में क्या होता है, वृद्धावस्था की अध्ययन होता है। ठीक है, आधुनिक शारीरिकी का तो एंड्रियस है। रक्त परिसंचरण का ये इंपॉर्टेंट है, तो विलियम हार्वे है। रुधिर वर्ग का लैंडस्टीनर है ना। वर्गीकी का कैरोलस लिनियस है। जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो दा विंची, ये इंपॉर्टेंट है, इटली के चित्रकार। ठीक है, मोनालिसा। फिर आधुनिक भूनिकी का तो कार्ल ई वन वेयर है, इसे आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद है उत्परिवर्तनवाद है ना, हुगो डी ब्रिज है। सुजननिकी का है फ्रांसिस गाल्टन है। माइक्रोस्कोपी का मार्सेल। और उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी का है थॉमस एडिसन, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में महत्वपूर्ण तथ्य जो है, तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है ना। सबसे छोटी स्टेपिस है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन की है। सबसे बड़ी धमनी जो है वो एब्डामिनल एबोटा का है। सबसे बड़ा सिरा जो है एनाफीरियर वेना कोवा का है। और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र सियाटिक का है। ठीक है, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सबसे लंबी तंत्रिका पढ़ लिए हैं, सबसे बड़ी पेशी। ठीक है, सबसे छोटी पेशी जो होता है स्टेपेडियस का है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। और सबसे अधिक पुनर्भवन क्षमता जो है यकृत का है। ठीक है, लीवर कोशिका का है। उसके बाद हम देखते हैं
सबसे कम पुनर्भवन की जो क्षमता है तो मस्तिष्क कोशिका का है, मतलब कि क्या है ना, पुनर्भवन जो क्षमता होती है तो क्या होता है, अपने आप को मेंटेन कर लेना, जो शरीर का पार्ट है वो मेंटेन कर लेना। उसके बाद सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है, सबसे व्यस्त अंग जो है हृदय है, सबसे पतली त्वचा जो है कंजक्टिवा है। ठीक है, संपूर्ण शरीर में रक्त का औसतन कितना होता है, तो ये याद रखिएगा 5 से 6 लीटर होता है। समान रक्तचाप 120 से 80 होता है। ठीक है, HG होता है। HG क्या होता है, तो पारा होता है, इसे आप याद रखिएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे फिजिक्स के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।